बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप लोग स्वस्थ और कुशल पूर्वक होंगे। आपकी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हमने वीडियो नंबर 1 में आपकी पाठ्यपुस्तक से ध्वनि नामक कविता पढ़ी थी। आज हम पाठ दूसरा लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के लेखक कामता नाथ जी हैं। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण जो गांव में चलने वाले कुटीर उद्योग धंधे होते थे वो सब समाप्त हो गए हैं, और जिसकी वजह से गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं और गांव के लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पहले गांव में बहुत छोटे छोटे से काम होते थे, अगरबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना, टॉफ़ियों की पैकिंग होना और चूड़ियाँ बनाना। तो बहुत से ऐसे मसाले बनाना, बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम होते थे जिससे गांव के लोगों को रोज़गार प्राप्त हो जाता था। लेकिन आजकल शहरीकरण के कारण गांव में होने वाले सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे अब समाप्त होते जा रहे हैं। तो उसी के बारे में लेखक ने हमको इस कहानी के में बताया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझसे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। बद्दू के घर जब लेखक जाते थे तो बद्दू इनके मामा थे, तो वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, तो लेखक को भी रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाकर दिया करते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहते थे? काका कहते थे। तो लेखक के वैसे तो ये मामा थे, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो जो सुनते हैं वही बोलते हैं। गांव के सारे बच्चे काका कहते थे इन्हें, तो लेखक भी उनको बदलू काका कहने लगे। ठीक है। मकान के सामने बड़ा सहन का पेड़ था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। मकान के सामने बड़ा सहन था, सहन माने आंगन। ठीक है। वहाँ पे एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर बदलू जो है वो अपनी चूड़ियाँ बनाया करते थे। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वो लाख पिघलाया करते थे। सामने लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख को चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद उन पर रंग करता। ठीक है, देखिए पीछे रंग करे हुए चूड़ियाँ रखी हुई हैं ना। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। जब दोपहर में रेखा खाली होते थे तो वो बदलू के पास चले जाते थे और अपना अधिकतर समय उन्हीं के पास गुजारते थे। उनको चूड़ियाँ बनाते हुए देखते थे, और उनको ये लगता था कि जब ये चूड़ियाँ बना लेंगे तो मुझे भी रंग बिरंगी गोलियाँ बना कर देंगे, तो उनको उनके पास बैठना बहुत अच्छा लगता था। वो मुझको लला कहा करते थे। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक माने खानदानी पेशा। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ जब चूड़ियाँ बना लेता था तो अपनी चूड़ियों को बहुत ही ध्यान से देखा करता था कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है ना। देखिए लेखक का अधिकतर समय कैसे गुजरता था? बदलू के पास में। वो बहुत घंटों उसी के पास बैठे रहते थे, उसको चूड़ियाँ बनाते हुए देखते रहते थे। लेखक को ये सब बातें बहुत अच्छी लगती थीं। ठीक है। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ
ले जाते थे। वो जो चूड़ियाँ बेचता था उसका वो चीज़ के बदले चूड़ियाँ के बदले पैसे नहीं लेता था, बल्कि उसका चीज़ों का लेने देने का जो तरीका था वो अलग ही था। वो लोगों को चूड़ियाँ देता था और उसके बदले उनसे अनाज ले लिया करता था, है ना, पैसे नहीं लेता था। वस्तु विनिमय माने वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। ठीक है। अब क्या हुआ, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए थे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, बहुत परेशानी हुई थी उसको मनाने में, है ना। विवाह में इसी जोड़े का मूल इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसकी अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में वो कांच की चूड़ियाँ दिख जाती उसको, तो वो अंदर ही अंदर कोड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात अलग है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। लाख की चूड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत भारी होती हैं, हर समय नहीं पहनी जा सकती। कांच की चूड़ियाँ हल्की होती हैं, वो हर समय पहनी जा सकती हैं। ठीक है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता था वो ये था कि लगभग वो रोज़ मेरे लिए एक दो गोलियां बनाकर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी में अपनी मामा के घर जाता था और एक आध महीने वहाँ पर रहकर स्कूल खुलने के समय पर आ जाता था, है ना। एक बार मेरे पापा की बदली हो गई, शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब ये देखो, इनके पापा की बदली हो गई है, ये अपने मामा के गांव अभी बहुत दिनों से नहीं गए हैं, है ना। फिर क्या हुआ, बदली हो गई तो मैं जा नहीं सका। एक बार लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी। अब ये बड़े हो गए हैं, अब बच्चों के खेल अलग होते हैं, बड़ों के खेल अलग होते हैं। छोटे में जो रुचि होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो अलग तरीके की होती हैं, बड़े होकर अलग तरीके की होती हैं। तो जब ये 8-10 साल तक गाँव नहीं जा पाए लेखक, तो इनकी रुचि जो थी लाख की गोलियों से अब हट चुकी थी, ये बड़े हो गए थे, है ना। तो लाख की गोलियों में इनकी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने देखा कि लाख की चूड़ियां हैं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात असल में ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ से कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर थे नहीं, तो मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करानी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। मैंने सोचा कि उससे मिलने आऊं। अतः शाम को मैं घूमते फिरते उसके घर चला। बदलू उस समय वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी तरफ निहारता रहा मतलब ध्यान से देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो ना तो मुझे उसकी मचिया नजर आई और ना ही भट्टी। मचिया माने छोटी चौकी जिस पे बैठकर वो काम किया करता था।
आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। आजकल सब काम मशीन से होता है। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसको खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। शरीर ढल चुका था मतलब वो कमज़ोर हो चुका था। उसके माथे पर और हाथों पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली माने जो मौसम के हिसाब से कभी कभी हमको आ जाती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए मतलब जब से मशीनों पे काम होने लगा तब से हाथों का जो हुनर था, जो हाथों का काम था, उसकी जो मतलब कीमत थी वो काफ़ी कम हो गई है। अब सब काम मशीन से अधिक मात्रा में हो जाता है, फटाफट हो जाता है, तो सारे लोग मशीन से ही काम करना चाहते हैं। हाथ का जो हुनर है उसकी कोई पूछ अब नहीं रही है। फिर कुछ देर तक शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरी रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया। मैंने कहा, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आ गई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में भरकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी ठिठक गई मतलब रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फव रही थी माने बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था जो कि आसानी से टूट जाए। लेखक बदलू की बात से हमको ये बताना चाह रहे हैं, लेखक को बदलू की बात बहुत अच्छी लगी कि काम ना चलने पर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी, है ना, अपनी पहचान, अपना आत्मविश्वास बनाकर रखा था। तो लेखक कहानी के माध्यम से हमको ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। देखो बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी लाभ कभी हानि, कभी ज़्यादा कभी कम। तो हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हमारी सोच जो है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर हमें हमारे रास्ते बंद हो गए हैं तो हमें दूसरा रास्ता हमारे लिए खुल जाएगा, है ना। अगर हमारे एक तरफ से हमें नुकसान हुआ है तो हम अगर मेहनत करेंगे तो दूसरे रास्ते पे चलकर हम उस मेहनत को, अपनी मेहनत से उसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं, है ना। तो बेटा, आशा है कि ये कहानी आपको बहुत रोचक लगी होगी, आपको बहुत मज़ा भी आया होगा, है ना। अब आप इस कहानी को फिर से सुनिएगा, ठीक है। पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपको वर्कशीट पर दिए जा चुके हैं। आप लोग उन्हें अपनी कॉपी में उतारिएगा और याद करिएगा। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद बच्चों।